This program is powered by शुद्ध क्लास। तुम में भी मैं हूँ। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। आज हम बिहार के मसले पर एक बेहद महत्वपूर्ण डिबेट कर रहे हैं। ये मसला बिहार से निकला है, लेकिन ये पूरे देश को प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसके पहले बिंदु में कोरोना वायरस की वैक्सीन को रखा है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि महामारी की इस वैक्सीन को लेकर भी इस देश में कभी इस तरह की राजनीति की जाएगी, लेकिन चुनाव है और चुनाव में एक एक वोट जरूरी होता है। उसके लिए एथिकल अनएथिकल सभी तरह के प्रयास राजनीतिक दल करते हैं। इस बार बीजेपी ने ये कहा है कि बिहार के लोगों को पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन को फ्री में लगाया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी कब, और अगर आएगी तो क्या पहले बिहार के लोगों को लगेगी, और चूंकि तो उनके यहाँ चुनाव हो चुका होगा, क्या उसके बाद भी कोई वैक्सीन लगेगी अथवा नहीं लगेगी। तो वोट के लिए क्या इस प्रकार की महामारी की वैक्सीन को किसी राज्य विशेष के लिए पहले देना, क्या ये उचित बात है, क्या ये नैतिक है, और क्या ये महामारी के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं मानी जानी चाहिए? मानी जानी चाहिए, मेरा अपना मत है। उसका कारण है कि ये महाविपत्ति, महाआपदा और महामारी सिर्फ किसी एक राज्य, सिर्फ किसी एक शहर में नहीं आई, सिर्फ किसी एक देश में नहीं आई, बल्कि पूरे मानव समाज पर, पूरी सभ्यता पर, पूरे विश्व बिरादरी पर यह एक महासंकट के तौर पर उभर कर सामने आई है। ऐसे में किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किसी एक राज्य में इस वैक्सीन को पहले लगाना और उसको मुफ्त में लगाने की बात करना, यह राजनीतिक जल्दबाजी है। किसी को भी इस महाविपत्ति के बारे में इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि अभी तक भारत में क्या दुनिया में कोई भी देश इसका क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 शुरू नहीं कर पाया है। फेज 3 वो होता है जब मरीजों को अथवा मानवों को, यानी ह्यूमन ट्रायल उसको बोलते हैं, जब वो दिया जाता है, उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों का आकलन होता है, इसका अध्ययन होता है, और 1-2 नहीं 10 लाख लोगों पर यह टेस्ट होता है, और फिर उसका बारीकी से अध्ययन करने के बाद कोई वैक्सीन को प्रमाणिक वैक्सीन माना जाता है। कल कोरोना वायरस को लेकर इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में हुई डिबेट पे देश के तमाम पद्मश्री टाइप प्रख्यात डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि जुलाई अगस्त से पहले भूल जाइए कि कोई वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होगी। पहली बात तो जब वैक्सीन अभी आनी नहीं है तो उसको लेकर इस तरह की राजनीति क्यों? तो क्या इस देश में वोट देने के लिए लोगों को वैक्सीन लगेगी? जो वोट देंगे उन्हीं को वैक्सीन लगेगी? और अगर वैक्सीन आ रही है तो ये पूरे मानव सभ्यता के लिए होनी चाहिए। भारत सरकार को या आईसीएमआर को यह स्पष्ट करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए कि वैक्सीन किस स्टेज पर बन है। अभी क्या हम ट्रायल की स्टेज पे पहुंचे हैं? क्या फेज 3 का ट्रायल शुरू हुआ है? क्या ये सर्टिफाइड है? क्या आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत की सर्वोच्च संस्था, क्या इस बात का जिम्मा लेगी कि कोई भी जो वैक्सीन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रमाणित मानी जाएगी? और क्या इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी कोरोना वायरस को लेकर करना उचित बात है? दरअसल बिहार में जो इस वक्त माहौल है वो अचानक से पिछले 6-7 दिनों में बदल गया है। तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़, महागठबंधन को लेकर वहां अचानक से लोगों में क्रेज, नीतीश कुमार की सभाओं से भीड़ का गायब होना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है, एनडीए के लिए भी चिंता का विषय है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में हो रहे इस चुनाव में आरएलडी एक मैजिक की तरह निकलकर सामने आ रही है। इसका कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 10 लाख नौकरी वो पहली कलम से देंगे, तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी ये कहते थे कि ऐसा संभव ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता। आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और बहनों भाइयों 19 लाख नौकरी का वादा किया है। तो 10 लाख नौकरी देने के विषय का मजाक उड़ाने वाले 19 लाख नौकरी दे रहे हैं। दूसरा विषय कोरोना वायरस का है। मेरा मत यह है
कि इसको लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। जवाब देना है तो इस विषय पर दिया जाना चाहिए कि लाखों माइग्रेंट्स कितनी मुश्किलों के साथ, किन कठिनाइयों के साथ सफर करते हुए, हजारों मील का सफर करते हुए बिहार पहुंचे थे। हमें उनकी समस्याओं पर बात करनी होगी। आप बिहार की उस बहादुर बेटी को याद करें जो अपने पिता को गुरुग्राम यानी गुड़गांव से लेकर बिहार तक साइकिल में बिठा के ले गई, याद है आपको? इसी उत्तर प्रदेश की सीमा से लाखों बिहारी भाई हमारे पैदल सफर करते हुए अपने घरों को पहुंचे हैं। तो जिन्होंने ट्रेन मुहैया नहीं कराई, बस मुहैया नहीं कराई, हवाई जहाज मुहैया नहीं कराई, आज वो मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है। तो वैक्सीन आएगी तो क्या सिर्फ पहले बिहार के लोगों को लगेगी, या पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहां के लोगों को लगेगी, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है यहां के लोगों को लगेगी? तो क्या वैक्सीन चुनाव के साथ साथ घूमेगी, या वैक्सीन सबके लिए सुलभ उपलब्ध होगी? और हेल्थ विषय स्टेट सब्जेक्ट होता है। हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यह राज्य सरकारों का विषय है। केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं कर सकती कौन राज्य में पहले वो लगाएगी। नो, नॉट पॉसिबल। यह असंवैधानिक है, अमानवीय है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देना वो भी भारत की वित्त मंत्री का ही थोड़ा असहज करने वाला है कि बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन पहले लगेगी। क्यों भाई? यूपी के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हिमाचल के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? गुजरात के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? उनको भी तो वैक्सीन चाहिए। तो वैक्सीन को लेकर एक पॉलिसी होनी चाहिए। इसको लेकर यह नहीं होना चाहिए कि हम जिस इलेक्शन बाउंड स्टेट में पहले लगाएंगे बाकियों को बाद में लगाएंगे। इस प्रकार की बात सोचना भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के विपरीत है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 दिन पहले कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर किस आधार पर यह ढिलाई बरती जा रही है और किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन आने वाली है, पहले बिहारियों को लगेगी? क्यों भाई, यूपी वालों को क्यों नहीं लगेगी? यहां भी तो चुनाव है, यहां उपचुनाव है 7 सीटों पे। तो इनसे क्या प्रॉमिस किया जाएगा कि इनको कब वैक्सीन लगाई जाएगी? बताया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की यह मंशा कतई नहीं है। मैंने उनका स्टेटमेंट सुना अभी 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तो सिर्फ ट्रायल की स्टेज पर है, और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का बयान क्यों दे रही है कि वोट दो वैक्सीन लो? भाई, क्या वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है? क्या वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के फंड से तैयार हो रही है? और ये किसने अधिकार दे दिया एक पार्टी विशेष को कि वो एक राज्य के लोगों को लगाएगी वैक्सीन, बाकियों को नहीं लगाएगी? तो कोरोना वायरस को लेकर इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको बचना चाहिए। बात करनी है तो कोरोना के मिसमैनेजमेंट पे करिए ना। बात करनी है तो 1,16,000 भारतीय मारे गए उस पर बात करिए ना। बात उस पर होनी चाहिए कि हमारे मिलियंस लोग किस प्रकार की मुसीबत उठाते हुए अपने घरों पे पहुंचे, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, उस पर बात होनी चाहिए। विषय यह है महत्वपूर्ण। पोस्ट कोरोना बिहार का इलेक्शन पहला इलेक्शन है। मैं आपको पिछले कई डिबेट से यह बात समझाता आ रहा हूं। आप इलेक्शन का पैटर्न समझिए, राजनीति के तौर तरीके समझिए, चीजें, समाज, राजनीति कैसे बदल रही है उसको एहसास करिए। यह पोस्ट कोरोना पहला इलेक्शन है या ड्यूरिंग कोरोना पहला इलेक्शन है? इसमें क्या हिंदू मुसलमान चल रहा है? नहीं। इसमें क्या मंदिर मस्जिद चल रहा है? नहीं। इसमें क्या CAA NRC चल रहा है? नहीं। क्या इसमें शमशान कब्रिस्तान चल रहा है? नहीं। इसमें क्या चल रहा है? रोजगार। इसमें क्या चल रहा है? नौकरी। इसमें क्या चल रहा है? स्वास्थ्य। इसमें क्या चल रहा है? शिक्षा। इसमें क्या चल रहा है? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। यह जनता का मूड बदल रहा है, जनता का सोचने का नजरिया बदल रहा है। अब तंग दिमाग से सोच नहीं बदलेगी, सोच को बदलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को इतना अनप्रेसिडेंट सपोर्ट क्यों मिल रहा है? इतनी हजारों यूथ क्यों उसकी रैली में आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक सेफ फ्यूचर चाहिए, एक सम्मानजनक नौकरी चाहिए ताकि आगे का जीवन गुजार सकें। अभी हिंदू मुस्लिम कार्ड पोस्ट कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना नहीं चलेगा। दुनिया बदल चुकी है,
कोरोना ने दुनिया में वर्टिकल चेंजेस लाए हैं, वर्टिकल खड़ा चेंजेस एकदम। जो राजनेता या जो राजनीतिक दल इस परिवर्तन को समझ लेगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं समझेगा वो नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहे। बयान सुनिए। फेस पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। तो उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में। मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है बहनों भाइयों, आपको जरूर सुननी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस से आप भी पीड़ित हैं, परेशान हैं। कुमार अशोक भारतीय जनता पार्टी से हैं, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड से हैं, मनीष सिंधवी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत जाने माने और कोरोना काल में इन्होंने बहुत काम किया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी से हैं। अरुण त्रिपाठी कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हैं। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। कुमार अशोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। मुझे हैरानी हुई आपका घोषणा पत्र पढ़ के बिहार का। आप कह रहे हैं कि साहब कोरोना वायरस की वैक्सीन बस बनने वाली है, पहले बिहारियों को लगाई जाएगी। ब्रजेश जी, बहुत तुलनात्मक आपने प्रश्न रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 12 करोड़ की आबादी वाला दूसरे नंबर स्थान पर आने वाला बिहार है। जिस बिहार में 7.44% लोग गरीबी रेखा के नीचे का बसर करते हैं, उस बिहार में जो आपका मैं अभी सुन रहा था, जो आप बोलते हैं, मैं उससे बहुत कुछ ग्रस्त कर लेता हूं और ये मेरी आदत में है, मैं बहुत कुछ सीखता भी हूं आपसे। आपने जो बात अभी कही मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा सकारात्मक युद्ध प्रतिस्पर्धा अगर कोई है तो वो चुनाव है। और उस चुनाव में बिहार जैसे, जो मैं आपने कहा कि पोस्ट कोविड हो रहा है, वहां पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जहां पे बूथ कैप्चरिंग, जहां पे अपहरण, जहां पर माफियागिरी, जहां से एक वर्ड निकला था, एक शब्द निकला था, करके गुमराह मत करिए। मैंने सवाल किया है, आपके शब्द, वोट दो, वैक्सीन लो, आपके ऐसा अमानवीय आप काम क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। गुमराह मत करो अशोक जी। उसका होगा मैं बिहार, तारीफों से खुश होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। उसका होगा बिहार। ये अरुण त्रिपाठी खुश हो सकते हैं, ब्रजेश मिश्रा नहीं खुश होंगे। सर, उसका होगा बिहार जो देगा रोजगार, तो मैं उसी पर आऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों कारण है। तो वो जो स्थिति है जहां पर बाहुबली शब्द का इजाद हुआ, जो चाणक्य का बिहार था। छोड़ो ना, आप इसको इस पे शर्मिंदा हैं कि ये गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपसे। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है, मैंने उसको, मुझे हैरानी होगी कि अगर जेडीयू आपसे असहमत हो जाए। अभी तो चलेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो वैक्सीन है ये अप टू प्रोडक्शन है। और ये बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि यहाँ पर जो 3 लेबोरेटरीज वर्क कर रही थी। गलत बोल रहे हैं आप, कृपया गुमराह न करें। प्रोडक्शन अभी कोई प्रोडक्शन की स्टेज नहीं है, किसी भी अभी अध्ययन की स्टेज पे प्लीज स्वास्थ्य जो है वो गुमराह न करें। त्यागी जी आऊंगा, सर मैं एक लाइन बोल दूं पूरी, बस एक लाइन पूरी कर दूं। स्वास्थ्य स्टेट का विषय है, आपने बताया। जो भी अगर मैं गलत हूं तो बता दो, सबको स्टेट का सब्जेक्ट है स्वास्थ्य।
ये बहुत कम पैसे पे दी जाएगी, उसके बाद ये स्टेट डिसाइड करेगा कि वो उसको फ्री में लगाता है कि कैसे लगाता है। मैं कहता हूं बिल्कुल फ्री में लगना चाहिए, फ्री वाली बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये क्या आप दे बिहार रहे के बाद आप हैं, सभी पश्चिम स्टेट को बंगाल देंगे, वालों को लगाएंगे, लेकिन बिहार को फिर भी उत्तर देंगे, प्रदेश वालों को लगाएंगे, सबको देंगे, फिर पंजाब वालों को लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बल्क प्रोडक्शन हो रहा है, उत्तराखंड वाले जहां जहां चुनाव है वहां लगाते सर, उन्होंने ये कहा कि बल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब जगह बटेगा और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा विषय है, स्वास्थ्य का विषय, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय, बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा विषय है। ओके, के त्रिपाठी जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और बड़े धीर गंभीर नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये क्या इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है, आप सहमत हैं क्या उससे? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय जो पूरा देश आज इस महामारी को झेल रहा है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। अगर वो वैक्सीन टाइमली आ जाती है तो वो जनता को मिलनी चाहिए। तो पहले बिहारियों को मिले, ये सबको मिलनी चाहिए। पर वो तो कह रहे हैं पहले बिहारी को मिले। देखिए, सबको मिलनी चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और सबको मिलनी चाहिए क्योंकि समावेशी विकासी देश की धारणा है और ये विश्व का कल्याण होना चाहिए। इसमें किसी पर्टिकुलर को लाभ दे करके कोई चीज लेना मैं उसमें उचित नहीं समझता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो है ये सबको मिले, बिहार भी मिले, उत्तर प्रदेश भी मिले, झारखंड भी मिले, मध्य प्रदेश भी मिले, सबको मिलना चाहिए। तो पंडित जी अपने पोल पार्टनर को आप समझाते क्यों नहीं हो? नहीं, पोल पार्टनर को, हमारे पोल पार्टनर, हमारा इनका बहुत लंबे अरसे से अलायंस है, हम इनके साथ हैं और जहां मुद्दे पे हम हर मुद्दे पे इनके साथ हैं और 15 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर आप इनके साथ समावेशी विकास के साथ। पंडित जी इस मुद्दे पे आप इनके साथ हो कि नहीं? सामाजिक न्याय के साथ। एक सेकंड, मैंने आपका कलाई पकड़ ली है, सुन लो बात पूरी। इस मुद्दे पे इनके साथ हो या नहीं? मुद्दे पे हम चाहते हैं कि इतनी इससे पहले भी वैक्सीन आ जाए। हमारा तो यह है कि वैक्सीन आए, मिल जाए तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, दुनिया के कितने भी वैज्ञानिक लग जाएं, पर मैं यहाँ बहुत ही प्रामाणिकता से आपसे ये बात कह रहा हूँ। कल की भी डिबेट कोरोना वायरस पे ही हमने की थी। देश भर के जो प्रख्यात डॉक्टर थे उनको मैंने बुलाया था। वो कह रहे थे कि प्रोडक्शन की स्टेज में अगर हम 24 घंटे भी काम करेंगे, प्रोडक्शन की स्टेज में जुलाई से सितंबर लग जाएगा अगले साल भारत में रहने में। ब्रिजेश जी, मैं खुद ही साइंस का, जूलॉजी का हेड रहा हूं। बताइए, आपसे बेहतर कौन? मैं बेहतर जानता हूं, वैक्सीन आने में वक्त लगेगा और वैक्सीन अगर आ जाती है, मैं नहीं कहता हूं कि अपने वैज्ञानिकों के ऊपर कहीं मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। मेरी बात नहीं है भाई, दुनिया में अगर कहीं वैक्सीन का उत्पादन होता है तो पहले बिहार लगाए, हिंदुस्तान में होता है। तो पहले बिहार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश को मिलना चाहिए। ओके, ऑल राइट। मनोज पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। भाई मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना होगा इनका बिहार का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का। ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बन रही है पहले बिहार वालों को लगाएंगे। अभी आपको कोई इतराज है? देखिए ब्रजेश जी, आज जो मैंने बयान आदरणीय श्रीमती सीतारमन जी का सुना है बिहार में, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद है। बहुत अफसोस हुआ इस बयान को सुन करके। और मैं कल्पना कर रहा था कि अगर 10 लोग किसी एक बेड पर मरणासन बैठे हों या लेटे हों और उनमें किसी एक को वेंटिलेटर की जरूरत हो, तो हम तय करेंगे आगे आने वाले दिनों में कि इसमें हमको वोट कौन देगा। जो हमको वोट दे रहा होगा उसको हम वेंटिलेटर पर ले जाएंगे और जो हमें वोटर नहीं नजर आएगा उसको हम मरने के लिए छोड़ देंगे। देश के में लोकतंत्र हमारे पांडे जी कहानी बड़ी तगड़ी सुनाते हैं और कौन सा बयान इनका दिया गया? स्पेशलाइजेशन है कहानी में। बताइए भाई पांडे जी, बोलते रहिए। नहीं, कहानी नहीं है ब्रजेश जी। आज जो बयान आया है, इस बयान को तो देख करके यही कल्पना कर रहे हैं कि जब हमें जिससे वोट लेना होगा उसे जिंदा रखेंगे, बाकी को मार देंगे। आज पूरे विश्व में कोविड-19 की वैश्विक महामारी चल रही है और बहुत प्रगतिशील देश इस पर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक कोई किसी देश में इसने कोई अनाउंस नहीं किया कि हम कब तक दे देंगे। कोई 1 साल में कह रहा, कोई 1.5 साल में कह रहा। भारत में जिस वैक्सीन मुझे प्रसन्नता है कि हमारे नेता लोग जागरूक हैं और उनको वैज्ञानिक विषयों की जानकारी है। आई एम सो हैप्पी। त्रिपाठी जी और मनोज पांडे जी को कितनी जानकारी है? बोलिए। भारत का आईसीएमआर कह रहा, जी, आईसीएमआर भी कह रहा है कि अभी 1 साल तक कोई वैक्सीन के चांसेस नहीं है। आज चुनाव हो रहा है तो चुनाव के समय कहा जा रहा है बिहार को हम निःशुल्क वैक्सीन दे देंगे। ये कौन सी बात है? इसको पूरा देश देख रहा है और बाकी जितने तो भाई पांडे जी एक काम करो ना, 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है।
इन 7 सीटों वाले वोटरों को भी वैक्सीन लगे। ये जी जो रसिया की वैक्सीन है उसका ट्रायल त्रिपाठी जी रेड्डी please। लेबोरेटरी कर रहा है। बिल्कुल लगना चाहिए। हाँ? मैं तो आदरणीय सीतारमन जी से अनुरोध करूंगा हाँ। कि उनका ये भी बयान आना चाहिए कि जो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उस वोटर का को पहचान करके उसका प्रमाण पत्र लेके शपथ पत्र लेकर के कि हमने भाजपा को वोट दिया है, पहले उसको वैक्सीन लगा देने की घोषणा करनी चाहिए। राइट, ओके। मेरे साथ अरुण त्रिपाठी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, ज्वाइन कर चुके हैं। भाई त्रिपाठी जी, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन चुनाव का मुद्दा हो सकता है, जबकि अभी ना वैक्सीन का आता पता। दूसरी आपत्तिजनक बात यह है कि आप वोट के लिए वैक्सीन को मुद्दा बनाएंगे। क्या जो वोट देगा उसी को वैक्सीन लगेगी? क्या बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगेगी? जी ब्रिजेश जी, सर्वप्रथम तो नमस्कार आपको। और इसलिए मैं दोबारा आपको नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि भारत समाचार ही एकमात्र ऐसा चैनल था जो आज तक कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी चैनल तो शांत हो चुके हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। देखिए ब्रिजेश जी, मैं 3 बातों को लेकर के आगे बढ़ूंगा, जो आज का निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट था और बाकी जो विषय हैं। देखिए, ये लोग हैं बेशर्म, उसके बाद ये झूठे भी हैं, और तीसरी चीज ये ढीठ भी हैं। ये 3 चीज इन पे सूट करता है। बेशर्म क्यों है? पहले प्रधानमंत्री जी 2015 में बिहार में जाते हैं और 1.25 लाख करोड़ की वहां की बोली लगा देते हैं। उसके बाद वहां के डीएनए पे सवाल खड़े कर देते हैं। और आज जब चुनाव 5 साल बाद हो रहा है तो 1.25 लाख करोड़ का हिसाब नहीं देते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के कहते हैं रैली में 5,400 करोड़ रुपए बिहार को खर्च कर दिए गए, लेकिन अभी तक 1,19,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिए। उसके बाद ये कहते हैं कि हम वैक्सीन फ्री में देंगे। अब ठेठ में एक कहावत है ब्रिजेश जी कि जिस गांव जाना नहीं वहां का पता क्यों पूछना है। जब कोरोना का वैक्सीन बना ही नहीं है तो आप फ्री कहां से देंगे, ये आप स्पष्ट नहीं कर पाते। उसके बाद अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है कोरोना वैक्सीन बन जाएगी, तो सरकार को यह स्पष्ट पहले करना चाहिए आदरणीय वित्त मंत्री जी को कि क्या वो इंजेक्शन फ्री में इस देश को देंगी तो उस पर खर्च कितना आएगा। और आईसीएमआर जो कहता है कि 80,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा वैक्सीन फ्री में देने में, जो जीडीपी का 1% है, तो क्या ये सरकार खर्च करने योग्य अभी है या नहीं है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। इसको भी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये ढिठाई है और जनता के साथ छलावा है। आपने देखा होगा कि श्रमिकों के लिए जो बिहार का दरवाजा बंद कर देता है मुख्यमंत्री, जो श्रमिकों को आने नहीं देता है, रोजी और रोटी उनको नहीं मिलती है, भूख से कितने लोग मर गए, उनको अब ये चुनावी मुद्दा बना करके उनको बेच रहे हैं और उनके ईमान को बेचना चाहते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको जिंदा रखूंगा वैक्सीन से। कहीं ना कहीं ये मानवता की हत्या कर रहे हैं। करेक्ट है, ओके, ऑल राइट। नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से। नितिन, बहुत स्वागत आपका। निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र भी देखा होगा। वोट के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल ये एथिकल है? नमस्कार ब्रजेश जी, धन्यवाद आपने मौका दिया बोलने का। मेरे को लगता है, देखिए, लोगों की जान की कीमत क्या अब चुनाव की प्राथमिकता डिसाइड करेगी कि बीजेपी कौन से राज्य में चुनाव लड़ने जा रही है। वहां के लोगों की जान की कीमत ज्यादा होगी। जहां पे चुनाव लड़ चुकी है, जीत चुकी है, चाहे हार चुकी है, वहां के लोगों की जान की कीमत थोड़ी कम रहेगी। जहां अगला चुनाव होने वाला है उसकी जान की कीमत इस वाले चुनाव के बाद में तय की जाएगी कि होगी कि नहीं होगी। अब इतनी सस्ती होगी है क्या जान कि चुनाव तय करेगा? क्या इस तरीके से वोट मांगी जाएंगी? निर्मला सीतारमण जी क्या कह रही हो, तो बहुत जिम्मेदार पद पे हैं। मैं तो उनको बहुत जो है फॉलो भी करता हूं, काफी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट अभी आज की तारीख में क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, तो वो किस बेसिस पे ये कह रही हैं कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, एकदम से हमारी सारी की सारी वैक्सीन बन जाएंगी? क्या भरने वाली हैं वो उन एम्प्यूल्स में, जब अभी तैयारी ही नहीं है हमारी वैक्सीन की, ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं। उन्हीं की आईसीएमआर ये कह रही है कि जो है अभी तैयारी कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक नहीं है। और उसके बाद में इस तरीके का, तो क्या झूठ बोला गया आज की तारीख में हमारा? क्या ये बात गलत बयानी की गई? अगर हमारे से आज की तारीख में हमारा जीडीपी नहीं संभल रहा है, जीडीपी नीचे जा रहा है, आप स्टेट्स को उनका जीएसटी का पार्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी स्टेट इलेक्शन में कैसे कमिट कर सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का वैक्सीन लगा देंगे? और हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है।
हेल्थ स्टेट केंद्र नहीं सब्जेक्ट decide है, कर वहां पे सकता आप तो देश की वित्त मंत्री हो, आप बीजेपी की एक पार्टी की वित्त मंत्री नहीं हो, आप देश की वित्त मंत्री हो। इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकती हो? किस तरीके से आप यह डिसाइड कर सकते हो कि कौन से स्टेट के लोगों को लगेगा? सिर्फ आपकी पार्टी जहां जीतनी चाहिए, जिस किसी भी तरीके से जीतनी चाहिए, लोगों को झूठ बोल के, सच बोल के, क्या ये लोगों की जान की कीमत अनएथिकल लगा के, एक्ट है या फिर लोगों पॉलिटिकल की स्टंट जान है? की कीमत लगा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं? लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती होगी कि सिर्फ आपके इलेक्शन पे निर्भर करता है कि वो बचेंगे कि नहीं अशोक जी बचेंगे। वेट करिए कायम जी। ऑल राइट, मेरे साथ मनीष सिंधवी आ चुके हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कोरोना काल में इन्होंने बहुत काम किया, इसलिए मैंने आज इनको इस डिबेट में आमंत्रित किया हुआ है। भाई मनीष जी, आज आपने निर्मला सीतारमण की स्पीच सुनी होगी और बीजेपी का घोषणा पत्र का प्रथम बिंदु देखा होगा। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में कोरोना वायरस की वैक्सीन पहले लगाई जाएगी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या इस तरह के इसे एथिकल मानते हैं क्या आप? एथिक्स की बात तो नहीं करें, सियासत में तो ठीक ही रहेगा। ओके। और हाँ, और बातों पर चर्चा करते हैं, कुछ मुद्दों की बातों पर चर्चा करते हैं जो हमारे आपके बीच में कई बार हुई भी हैं। लगातार इलेक्शन मोड में पार्टियां रह रही हैं, तो तमाम मुद्दे जो सही है गलत है क्या है उन पर बात ही नहीं हो पाती और इलेक्शन मोड ही चल रहा है, जिससे लग रहा है कोई रेस है और हमको सब कुछ हासिल कर लेना है। करेक्ट है। पहली बात। दूसरी बात, अहंकार कभी कभी रैशनल रीजनिंग जो हमारी होती है उसको बंद कर देता है और हम समझ नहीं पाते हमें कहना क्या है और क्या नहीं कहना है। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि सब कुछ हम ही से शुरू और हम ही पे खत्म है, अहम ब्रह्मास्मि जी, जैसे यूपी का एक एग्जांपल आपको दे दूं, इधर आप अहम ब्रह्मास्मि, जी 4-5 दिन से एक चल मैं रहा ही है ईश्वर, हाँ वही चल रहा है। जैसे आप 4-5 दिन से देखिए, अगर एक चल रहा है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, किस बात का वितरण इतना हो हल्ले से हो रहा है? पद खाली हुआ, एक क्वालिफाइड आदमी आया, उसको नौकरी मिल गई, उसको इतने तमाशे के साथ नौकरी देने की क्या जरूरत है? क्यों एहसान जताया जा रहा है एक समारोह कर कर कि आपको नौकरी एक दे दी गई? तो वही मैंने कहा, जब अहंकार हमारी रैशनल रीजनिंग को बंद कर देता है। अरे वो तो कहिए कि जो मासिक तनख्वाह जाती है उसका कोई आयोजन नहीं होता। नहीं है, उसका भी है, उसका भी है। हमारे क्या होता है अक्सर कि ये काम नहीं होगा तो तनख्वाह बंद कर देंगे, तनख्वाह बंद कर देंगे। पता चला कि 2 तारीख को कोई तो मंत्री समारोह करे कि आज तुमको तनख्वाह दी है। जी ब्रजेश जी, ये भी होगा, ये भी होगा। मैंने कहा नहीं, अहंकार रैशनल रीजनिंग को बंद कर रहा है, राजनीति में अच्छा नहीं है। तो ये जो आप वैक्सीन अब हम लोग भी चैनल में तनख्वाह बांटेंगे तो समारोह करेंगे। बिल्कुल करिए, और हमको भी बुलाइएगा, उसे मिठाई उठाई अगर आएगी तो हमको भी बुला लीजिएगा। तो सवाल इस बात का है, जो वैक्सीन देने का है, ये बड़ा मतलब एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक सब सही था कि हम नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे, चलिए थोड़ा वेट करिए। मतलब ये ठीक है हमारे एजेंडे में, लेकिन अब वैक्सीन पर कि अगर आप मान लीजिए बिहार में एनडीए नहीं लौटती है, तो लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, क्या आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे? वहां पर क्या करेंगे? वैक्सीन देना बंद कर देंगे कि नहीं, तुम लोग ने हमको वोट नहीं दिया था, मर जाओ, वैक्सीन नहीं देंगे? इस तरह की बातों पर राजनीति या ब्लैकमेलिंग अच्छी नहीं है, कम से कम मेरे लिहाज से। तो क्या आप चाहते हैं कि इस पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, अगर वैक्सीन कभी बनती है तो, ताकि कभी कोई केंद्र सरकार, कभी कोई मंत्रालय और कभी कोई पॉलिटिशियन इस तरीके की वैक्सीन के वितरण में कोई भेदभाव न करने पाए? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर संसद में एक पॉलिसी बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आने वाले पार्टी वक्त में इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना मुझे नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। त्यागी जी प्लीज वेट। हाँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, यस, कि कहां कौन सरकार, इससे राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और ये संसद से पास होना चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। और यह भी बननी चाहिए ब्रजेश जी कि जो लोग वैक्सीन को पे कर सकते हैं उनसे पैसा लिया जाए और जो नहीं कर सकते उनको मुफ्त लगाई जाए। इन सब चीजों पर एक समान नीति बननी चाहिए। हाँ, कल को मान लो कि कुमार अशोक कह दें कि नहीं, हम तो सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, हम गोरखपुर वालों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे, पहले सिद्धार्थनगर में लगेगी। मैं कह दूं साहब मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूं, पहले कौशाम्बी के लोगों को लगेगी। तो ये तो नहीं होना चाहिए। एक नीति बननी चाहिए इस पर। कल को ऊंचाहार से विधायक हैं मनोज पांडे जी, कहें केवल ऊंचाहार वालों को लगेगी, सलोन वालों को नहीं लगेगी। ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। हाँ कुमार अशोक जी, आप कुछ कह। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जी प्लीज वेट। हाँ,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले वीरेन तो जी को लाया जाए भाई जी। अब बोलिए अशोक जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने अभी तर्क दिया कि समारोह हो रहा है, पत्र बांटे जा रहे हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि विगत 5 वर्षों में जो सरकारें रही हैं, एक भी नियुक्ति बिना भ्रष्टाचार के, सब नियुक्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। ये पहली नियुक्ति है। नहीं, मैं इनका जवाब दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने उस बात को डाला है, तो मैं उस पर वैक्सीन में मुझे बोलना है। तो उन्होंने ये पहली नियुक्तियां ऐसी जो भ्रष्टाचार मुक्त हैं और साफ पारदर्शिता के साथ हमने नियुक्ति पत्र दिया है, तो निश्चित तौर पर यह समारोह बनता है। दूसरी बात, जो वैक्सीन के जहां तक तर्क है, उन्होंने स्पष्ट किया है, ये नहीं कहा खाली बिहार को देंगे, समस्त नागरिकों को देने की बात है, जो सरकारों को दी जाएगी और केंद्र सरकार ही सुनिश्चित करेगी राज्य सरकारों को देना, और राज्य सरकार उसको वैक्सीन लगवाएगी। आज तो राज्य सरकार उसे मुफ्त लगवाएगी। ये इस फोरम से अपील करता हूं भारत सरकार से और सभी राज्य सरकारों से कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बने, उसके वितरण को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बने, ताकि कोई राज्य, चाहे वो पुडुचेरी हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भेदभाव की शिकायत ना करे। लेकिन निश्चित तौर पर जनसंख्या के आधार पर भेदभाव ना हो, सरकारों के लगाई जाएगी, भेदभाव ना हो, और राजनीति और खर्च के आधार पर भेदभाव ना हो, राजनीतिक कारणों से भेदभाव ना हो। बिल्कुल। अब यह आवश्यकता इस देश को आ गई है कि कोरोना वायरस वैक्सीन पर एक राष्ट्रीय नीति बने। बिल्कुल सही बात है सर, और इसका खर्चा जो है वो राज्य सरकारें ही उठाएंगी। आप क्यों घोषणा करने से तेजी से आ गए? आप पैसे नहीं दोगे? और जो लोग जिन्होंने अपने यहाँ से दिल्ली वालों को भगाया, ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, ये बिहार वाले हैं, महाराष्ट्र से भगाए गए, जो लोगों ने यहाँ से भगाया, आज वो कांग्रेस और समाजवादी, अगर अशोक जी ने माने तो ही नहीं है। और आपने कहा कि त्यागी जी की आवाज दीजिए केवल। त्यागी जी बोलिए। नीति तो बन जाएगी, पर ये नियत कहां से आएगी? राष्ट्रीय जिनकी अभी से ये सोच है, एक राष्ट्रीय जिनकी अभी से ये सोच है कि वो फाइनेंस को पूरा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि तो अपने चुनाव के हिसाब से वो लोग देंगे, उनके अंदर नियत कहां से आएगी? नीति तो बन जाएगी। मैं कहता हूं दिल्ली में आपकी सरकार है ना, निर्मला सीतारमण, आप इस चीज की डिमांड इस फोरम से करिए ना कि कोरोना वायरस के वितरण की एक राष्ट्रीय नीति बने। और निर्मला सीतारमण जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो किसी पार्टी के मंत्री नहीं हो सकते। माने नहीं जाना चाहिए बात। वो पूरे देश के, वो पूरे वीरेन जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेन जी, मुझे आप बताइए कि क्या कोरोना वायरस अब जहां चुनाव होगा वहां लगेगा या बाकियों का क्या होगा? देखिए, कोरोना वैक्सीन बिहार के लोगों को वैसे ही फ्री लगेगी जैसे 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आ रहा था। बाद में बीजेपी पलट जाएगी, कह देगी ये तो जुमला था, अब मरो बिना वैक्सीन के, कौन पूछने जाएगा। 10 तारीख तक तो फ्री लग रही है, 10 नवंबर को जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर क्या? अभी वीरेंद्र जी की बात का कोई जवाब नहीं है भाई। उसके बाद आपके पास क्या रास्ता बचता है? कितनी डिबेट कर लो, पर वीरेंद्र जी की 2 लाइनों से ही डिबेट सिमटती है जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सच्चाई है। कह देंगे भाई हमने मैनिफेस्टो में कहा था, वो एक जुमला था, राजनीतिक बात थी, ऐसा कहीं होता है? अच्छा, एक बात ये बताइए कि जामुन का पेड़ है और अगर उसके नीचे आप गुलाब का पेड़ लगा दे तो क्या गुलाब जामुन फल देने लगेगा? गुलाब जामुन तो पैदा नहीं हो जाएगा। तो ये हथेली पे सरसों जमा रहे हैं सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद तो बिहार के लोग गंदगी फैलाते हैं, बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, महाराष्ट्र क्यों आते हैं, गुजरात क्यों जाते हैं, सब सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसी गुजरात से बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वालों को मार मार के भगाया गया था जी, ट्रेनों में भर भर के मार मार के गुजरात से गुंडों ने भगाया था बिहार के लोगों को। मार मार के भगाए जाएंगे और ना गाड़ी मिलेगी ना टेम्पो, ये पैदल आएंगे, 3-3, 4-4 हजार रुपया एक आदमी किराया देकर आएंगे, भूखों मर के आएंगे। तो ये सब दुर्दशा देखी है लोगों ने। और अब ये वैक्सीन का भी एक जुमला आया है, तो इसको जुमला ही माना जाए, इसमें बहुत सच्चाई तो दिखती नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में वोट हासिल करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इससे जनता को सचेत रहना होगा। ब्रजेश जी, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है और बीजेपी हर तरह से सरकार बनाने की आबादी भी हो चुकी है इस देश में। जो रोग कभी कांग्रेस को हुआ करता था वही बीजेपी को भी है कि चाहे जैसे सरकार बनाओ, चाहे संविधान का गला घुटे,
चाहे लोकतंत्र का, चाहे सीट कम आए, चाहे बहुमत ना मिले, चाहे जिस दल के साथ सरकार बनानी हो मिलकर बना लो। आज लोजपा अलग है, लेकिन कल सरकार बनानी पड़ेगी तो साथ ले लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास तो इस समय सीबीआई है, ईडी है, जिसके पीछे चाहेगी छोड़ दे रही है। इनकम टैक्स भी है। आज पटना में कांग्रेस कार्यालय में छापा चल रहा है इनकम टैक्स का। छापा पड़ गया, पैसा मिला है वहाँ, हाँ? पैसा भी मिला है वहाँ। अच्छा, और यहाँ पर अच्छा, आपको पता है ये बात? पैसा मिला है सर। आपको नहीं, पहले से यहाँ पता है, हम पर- लोग को तो नहीं पता, इनको पहले से पता है। नहीं, पैसा मिल इनको गया है, इसलिए ठीक पता बात है, है, आपको तो जानकारी होगी। नहीं, इनको इसलिए पता है कि मल्हानी में इनके प्रत्याशी खुलेआम बांट रहे हैं रुपया ना, तो बहुत कहीं पुरानी तो फोटो आया है, होगा। पुरानी फोटो है सर। तो भाई प्रत्याशी बांट रहा है, यहाँ भी वहां भी। कांग्रेस में पकड़ा जाए तो इतराज है, तो बीजेपी के पास तो बहुत सारे हथकंडे हैं। एक आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बार एक इंस्पेक्टर साहब, बीजेपी के नेता देखिए कितना होशियार होते हैं, बताऊं आपको। एक इंस्पेक्टर साहब एक मुर्गी फार्म का निरीक्षण करने गए, तो पहले फार्म पे गए तो उन्होंने पूछा, भाई तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? तो फार्म मालिक ने कहा, साहब इसको बाजरा खिलाते हैं। तो इंस्पेक्टर ने कहा, खराब खाना, गिरफ्तार कर लो इसको। दूसरे फार्म पे गए, बोले तुम क्या खिलाते हो? बोले साहब चावल खिलाते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, खराब खाना, गिरफ्तार कर लो इनको। एक बीजेपी नेता फार्म था, वहां गए तो इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? तो इंस्पेक्टर ने कहा, फार्म मालिक ने कहा कि साहब हम तो कुछ नहीं खिलाते, रोज सवेरे मुर्गियों को 5-5 रुपया दे देते हैं और कहते हैं जो मन में आए जाके खाए लो। तो ये होशियार लोग हैं, इनको ना इंस्पेक्टर फंसा पाएगा और ना जनता। अब ये सब व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, अगर लंगड़ी सरकार बनी बिहार में तो बीजेपी सरकार बना लेगी। तेजस्वी यादव अकेले प्रचारक हैं, पूरे देश से बीजेपी के नेता सैकड़ों की संख्या में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री सब उड़ रहे हैं, और मुकाबला है तेजस्वी यादव से अकेले। लालू जेल में है, माँ और भाई प्रचार में दिख नहीं रहे हैं। एक नेता, एक पार्टी पूरे संपूर्ण राष्ट्र के विपक्ष को चुनौती दे रही, वो भी 15 साल से सत्ता से बाहर हैं तब। बिल्कुल। तो ये हालात हैं। तो बीजेपी के पास तो मुर्गी को दाना खिलाने के लिए भी पैसा है, बांटने के लिए भी पैसा है, कुछ भी कर सकती है। जी, कंक्लूड करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता, कल देखिए बात आई थी कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां वहां ये अप्लाई नहीं। तो ये अपने लिए रोज सभा करेंगे, भीड़ लाएंगे, पब्लिक क्यों इकट्ठा की जा रही रैलियों में? अगर दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, अगर है तो पब्लिक क्यों आ रही है? भीड़ क्यों जुटाई है? किसकी रैली में ज्यादा भीड़ हो रही वीरेंद्र? रैली ये सब चुनाव परिणाम बता देंगे। किसी की रैली में 500 आदमी आता है, किसी में 2000 आता है, और किसी की रैली में 2 लाख आता है, 1 लाख आता है। चिल्ला रही खुद पब्लिक, खुद दिख जाएगा सब। आज बिहार पे भी चर्चा है, वैक्सीन पे चर्चा है। जी वीरेंद्र जी, इस देश में अब वैक्सीन भी घूस का एक रूप हो गई है। पहले रुपया देते थे, अनाज देते थे, तमाम प्रलोभन। अब कह रहे हैं वैक्सीन घूस में देंगे, वोट दे दो तो हम तुम्हें सबसे पहले फ्री में लगवा देंगे। अब चलिए 4 लाइन कहूंगा ब्रजेश जी। चुनाव का मौका है कि ताकत के साथ जरूरी अहद भी है और दिल्ली के साथ जरूरी मगध भी है, और जीत के स्वप्न है ना नजर हार पे है, और उम्मीद टिकी हुई बस बिहार पे है। और जनता मैनिफेस्टो की किताब लेगी, झूठे जुमलों का पूरा हिसाब लेगी, और नहीं हिंदू मुस्लिम तकरार का रखना, इस बार मुद्दा तुम काम और रोजगार का रखना। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ड्यूरिंग कोरोना या इसको पोस्ट कोविड, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, ये ऐसे चुनाव हैं जिसमें मुद्दे बदले हुए हैं। मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, मुद्दा CAA NRC नहीं है, मुद्दा शमशान कब्रिस्तान नहीं है,
मुद्दा रोजगार का बन रहा है, ब्रजेश जी, मुद्दा विकास का बन रहा है। ब्रजेश जी, विकास का मुद्दा बिहार का है और माननीय नीतीश कुमार के रिजिम में बिहार में बहुत विकास किया। 15 साल के बिहार की तस्वीर को अगर देखेंगे पिछले, तो आप जाएंगे तो जंगल राज था। वहां की महिलाएं 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, वहां की सड़कें टूटी हुई थी। तो अभी रात 12 बजे भी भ्रमण कर सकती हैं। और चौराहा आप कह रहे हैं तमाम विद्यालय जो थे, वो विद्यालयों को सारा कुछ चौपट हो चुका था। शिक्षा चौपट हो गई थी, स्वास्थ्य चौपट हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जब उसको संभाला है, तो विकास हमने सामाजिक न्याय के साथ विकास किया। रैलियों में नीतीश कुमार का इतना विरोध क्यों हो रहा है? एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, विरोध क्यों हो रहा है माननीय ब्रजेश जी, हिंदुस्तान में अगर कोई मुख्यमंत्री शराब बंदी कह चुके, चूंकि वो कहता है कि अगर हम शराब बंदी कर देंगे तो 5,000 करोड़ का हमारा नुकसान होगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने शराब बंदी करके गांधी के पद चिन्हों पर चलने का जो फैसला किया है, और बिहार को जो त्रिपाठी जी एक सवाल ले लीजिए, बिहार को जो बचाया, नहीं ब्रजेश जी, ब्रजेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। नौजवानों को उससे नशा से मुक्त कराया, वहां पे जो अपराध होते थे, जो बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है पंडित जी जहां दारू न मिलती हो, वहां बहुत कम हुआ। हर गांव में शराब बिक रही है। ऐसा नहीं, ऐसा मैं आपको उसके वीडियो प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध करा दूंगा। ब्रजेश जी, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, और वहां की आधी आबादी, बता दो, एक सवाल, आधी आबादी वहां नीतीश खुश है। कुमार का उनकी ही रैलियों में इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये विरोध की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो तमाम देखिए, हमेशा जब भी मैं जानता हूं, 96 से जा रहा हूं, और वहां जब भी वो नीतीश जी का या होता था जाट साहब का, तो वहां विरोध लोग करते थे। तेजस्वी की रैली में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? ब्रजेश जी, मुझे फगुनी के चौराहे पे याद है, जाट फर्नांडीज, नीतीश कुमार जी कर रहे थे रैली, और इनको टमाटर और अंडों के साथ इनके साथ व्यवहार किया गया। जाट साहब ने वहां कहा था, जब तक इस जंगल राज से मुक्त नहीं कराऊंगा, जाए। तो ये हमेशा होता रहा। हमने उस समीकरण को तोड़ा। हमने ब्रजेश जी एक मिनट, प्लीज रुक जाइए, मैं आपको 1 मिनट और दे दूंगा। ब्रजेश जी 1 मिनट, प्लीज रुक जाइए। हमने 22 समीकरण को वहां तोड़ा। हमने अति दलित, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने का देखा है देश ने कि जीतन राम मांझी के साथ विकास का काम किया। ओके भाई, और सामाजिक न्याय के साथ विकास। त्रिपाठी जी थैंक यू। आज हम 15 साल से, अब आप चुप नहीं होगा तो बटन है, मैं आवाज बंद करूंगा प्लीज। आपका सम्मान, आपने अपनी बात रख ली पूरी। भाई मनोज पांडे जी ये तो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है बिहार में, और जितने पत्रकार लखनऊ से या दिल्ली से गए हैं वो बता रहे हैं कि उनको गया से मुजफ्फरपुर पहुंचने में 8-8 घंटा लग रहा है। ये कौन सा विकास किए हैं? विकास, देखिए ब्रजेश जी, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं और संक्षेप में कहूंगा। मेरा निवेदन है कि तीनों बातें हमारी आ जाने दीजिए। नंबर 1 तो ये मैं कहना चाहता हूं कि सीतारमण जी केंद्र की मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मेरा यह कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, संवैधानिक रूप से ये उनको कहने का अधिकार नहीं था कि वो किसी एक राज्य को फ्री ऑफ कास्ट कोई वैक्सीन कल्पना के आधार पर देंगी जो कोसों दूर है। नंबर 1, जहां तक बिहार के डेवलपमेंट की बात है, अभी सोशल मीडिया पर वहां के एक आईजी का बयान आया है कि बिहार के 11 जनपदों में बड़ी मात्रा में तमंचे, कट्टे और अवैध पिस्टलें और बम पकड़े गए। अभी मेरा दावा है कि ये यूपी से सप्लाई हुआ होगा। इंडिया एक इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडलाइन थी कि बिहार में आज भी 42.9% सड़कें चलने लायक नहीं है, और उसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि अभी भी 28% से ज्यादा लोग ऐसे बिहार में रहते हैं जिनको सुबह खाना मिल जाता है तो शाम को खाना नहीं मिलता। उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या, अगर प्रॉब्लम बेरोजगारी की सबसे ज्यादा है तो बिहार में है। तो 15 साल में क्या विकास हुआ, ये तो बड़ी इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये कोरी कल्पना है कि बिहार में कोई डेवलपमेंट हुआ है। अब ये अलग बात है। अप्रिशिएट पांडे जी कि आप इतना पढ़ लिख कर डिबेट में आते हैं कि 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और उसी तरह अब वैक्सीन देंगे। तब तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में, अगर हम कल्पना करें कि वैक्सीन आएगी
तो जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है उनका रोस्टर बनेगा, और जिस राज्य में पहले चुनाव होना है वहां वैक्सीन लगेगी, फिर अगले राज्य में लगेगी। क्या बात हो रही है? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, बड़ी दुखद बात है। आप क्या चाहते हो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन की वितरण की एक राष्ट्रीय नीति बने? देखिए, कोरोना वायरस पे हम तो ये ईश्वर से कल्पना करेंगे कि ये जल्दी हमें वैक्सीन दें, जिसको कि अभी 1-1.5 साल तक अभी तक कोई वैज्ञानिक कह नहीं रहा है कि आएगी। और फिर अगर आए तो वो जो भी आएगी वैक्सीन वो देश के लिए है। देश के लिए एक नीति बनानी पड़ेगी कि हम पहले बुजुर्गों को देंगे, पहले उन लोगों को देंगे जो 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, पहले उनको देंगे जो लीवर सिरोसिस से हैं, किडनी से फेल हैं, कि आप पहले उनको देंगे जहां वोट लेना है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये कहने का अधिकार नहीं है आपको। आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। आपने भारत के संविधान की शपथ लिया है मंत्रिमंडल के रूप में। मैं भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का कृषि का कैबिनेट मंत्री था। क्या मुझे यह कहने का अधिकार था कि मैं बीज केवल ऊंचाहार में दूंगा, इसलिए मैं ऊंचाहार से लड़ता हूं? ये कहने का अधिकार हमको है। बहुत ऊंची बात कही आपने पांडे जी, आई अप्रिशिएट। ओके, अरुण त्रिपाठी जी, बिहार में विकास की बहार है और ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं। आप सहमत हैं? आऊंगा भाई अशोक जी, आपको तो पहले भी टाइम दिया था, फिर दूंगा। देखिए ब्रिजेश जी एक बात समझनी होगी कि बिहार में जो है वो जनता का एक महागठबंधन है, मगध का महागठबंधन है, और उसके अगेंस्ट में कंफ्यूज गठबंधन है, जिसको यही नहीं पता है कि हमारा गठबंधन किसके साथ में। एलजेपी कहता है मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी कहता मैं जदयू के साथ हूं, जदयू कहता मैं बीजेपी के साथ हूं। मतलब कंफ्यूज गठबंधन बनाम महागठबंधन है। और देखिए ब्रिजेश जी, एक बात समझने वाली है, इस देश में 15 साल का एक मुख्यमंत्री स्टेज पर खड़ा होकर के यह कहता है कि भैया मुझे गाली मत दो, मैंने विकास नहीं किया है, मुझे वोट मत देना, लेकिन मुझे गाली मत दो। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है। गाली गलौज के कई आपत्तिजनक वीडियो जारी हो रहे हैं, हुआ करते थे, वहां जो नेता सभा करने जा रहे हैं उनको गालियां दी जा रही, ये गलत बात है। किसी को गाली नहीं दी जानी चाहिए जी। नहीं ब्रिजेश जी, अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर आ रहा हूं मैं। अभी 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं जो भी दूंगा तथ्यों के साथ। आप 1 मिनट समय दे दीजिए। देखिए ऐसा है कि ऐसे ही झारखंड में रघुवर दास जी स्टेज पे खड़े होकर के जनता को उलझुल बातें करते थे, और उनका क्या असर हुआ ये आपको पता है। और यही बिहार में होने वाला है। नीतीश जी को पता चल चुका है, और नीतीश जी स्पष्ट कर चुके हैं रैली से कि आप मुझे वोट मत देना, क्योंकि मैं विकास नहीं कर सकता, मैं हिसाब नहीं दे सकता, और जनता हिसाब लेके रहेगी। वहां जनता, वहां का किसान, नौजवान, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले। वहां की जनता ये चाहती है कि हमको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, जो 15 साल की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने नहीं दी। दूसरी बात मैं ब्रिजेश जी ये बताऊंगा, चूंकि मलानी का जिक्र भी हो गया था, तो मलानी के बगल में बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी चूंकि प्रधानमंत्री जी का है, और उसी के बगल में मछली शहर लोकसभा आता है, वहां से बीपी सरोज जी सांसद हैं। आज बीपी सरोज जी को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता ने, उन्हीं का जो कोरोना काल में उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे, उसका उनको इनाम दिया है कि उनको गाड़ी छोड़ करके भागना पड़ा, उनको पीटने लगी जनता। तो इस प्रकार से अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो जनता ऐसे इस तरह की घोषणाओं से और वैक्सीन को लेकर इस प्रकार के वायदों से आपको बचना चाहिए। ये महामारी विपत्ति का काल है, और परसों हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी, उन्होंने खुद ये कहा कि इस प्रकार हमें ढिलाई नहीं करनी चाहिए, अभी इसकी कोई दवाई नहीं है। तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं सुनते हैं बीजेपी वाले? ब्रिजेश जी, मैं वैक्सीन के ऊपर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। क्योंकि समय आप मुझे कम देंगे और सबकी बात का मैं जवाब बहुत अच्छे से दे सकता हूं, लेकिन आप मुझे समय नहीं देंगे, इसलिए मैं इतनी लाइन में ही कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। वो लोग देख रहे हैं। अब मैं आपको, आप बोलिए, आप बोलने का अधिकार खो चुके हैं, आप बोलने का अधिकार खो चुके हैं। आप बोलने का अधिकार खो चुके हैं, आप नहीं बोलेंगे। समय चाहिए। पीपीई किट आपके घोटाले उजाले रहे, जनता आपको जान चुकी है, आप सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। आप बोलिए, आप चुप रहिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जिस योजना में उठाइए, हर योजना में भ्रष्टाचार की खेती की है आपने, और देश को भ्रष्टाचार पर सताया है। आज अगर देश में उपलब्धता नहीं है तो वो आपकी देन है, उसके बाद भी आप बोल सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी शब्दों का प्रयोग राजनीति कर रहे थे, टीवी पे शब्दों का, आप जैसे बेशर्म लोग
करते हैं। आप लोग बेशर्म हैं और आपने बेशर्मी के शब्द तो आप लोग बोलने के लायक भी नहीं है। आपके पास शब्दों का भी अकाल है। आप ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता हूं मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बिहार में पहली बार आज पूरी बिहार में सकारात्मकता का चुनाव हो रहा है। ये बिहार जो अराजकता के ऊपर चुनाव लड़ता था, ये बिहार जो अपहरण में चुनाव लड़ता था, ये बिहार जो बाहुबलियों में चुनाव लड़ता था, उस बिहार को आज नौकरी पर आज चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उस बिहार को सकारात्मक स्वास्थ्य में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को आज यहाँ बैठा करके आपने जो बहस कराई है, मैं समझता हूँ ये बहस पूरी तरह से बेवजह है। इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आपको बहस करने के अधिकार नहीं है। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था। मैं बिहार पे बोल रहा हूं कि बिहार जो है पहली बार सकारात्मकता पे हो रहा है, पहली बार सकारात्मकता पे चुनाव हो रहा है। और इस जैसे लोगों को जिनके पास शब्दों का अकाल है, ये इस राजनीति के लोगों को प्रधानमंत्री को बेशर्म कह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ कौन डिबेट करेगा? ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसे घिनौने शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को बैठा कर डिबेट होती है क्या? जिनको बोलने का पैसा हो रही है कि किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किसके लिए क्या बोलना चाहिए। पूरी तरह अखंड भ्रष्टाचार पे डूबे हो, पूरी पार्टी जमानत पे चल रही है। चलने वाले लोगों से ओके ऑल राइट। मैं सिर्फ पार्टी जी संयम, मुझे सब पता है। पार्टी जी संयम, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ बिहार का चुनाव पार्टी जी शांत हो रहा है। आप सबका माइक आउट करते हैं, इनका माइक क्यों नहीं आउट करा? जो दुनिया को बेशर्म कह रहा है, प्रधानमंत्री को बेशर्म कह रहा है, इनके पास शब्दों का अकाल है। अरे बोलो, आप अपनी बात रखो ना। जिनके पास शब्दों का अकाल है, घर परिवार के बड़े लोग सब लोग देख रहे होंगे, उनके सामने शब्दों का प्रयोग नहीं आता इनको। एक डिक्शनरी भेज दें। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आज पहली बार आपके डिबेट से मैंने देखा कि सकारात्मकता का चुनाव बिहार में हो रहा है। जहां अपहरण बाहुबलियों का चुनाव होता था, जहां पर डकैती का चुनाव होता था, 209 अगर मैं सीधी बात करूं 2005 तक तो 209 से लेकर 250 अपहरण प्रतिवर्ष होते थे। आज उस चुनाव पे रोजगार पे चुनाव करना पड़ रहा है। वहां पर सुशासन और ईमानदारी, सुशासन और ईमानदारी, सुशासन। ओके अशोक जी, थैंक यू। ओके नितिन त्यागी गो अहेड। ऑलराइट, थैंक यू अशोक जी। अशोक जी शुक्रिया। ओके नितिन त्यागी गो अहेड। 15 अशोक जी प्लीज, अशोक जी प्लीज। चाणक्य का बिहार था, आप वैक्सीन का बिहार था, सीतारमन जी ने जो वैक्सीन के बारे में बोला है, आप वैक्सीन के बारे में बताइए। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वैक्सीन की रिश्वत देनी पड़ी बिहार में? ऐसी क्या जरूरत पड़ी निर्मला सीतारमन जी को कि वैक्सीन का बिहार के अंदर रिश्वत बोलना पड़ा? आप वैक्सीन के बारे में बताइए। हमने मुद्दे पर डाइवर्ट मत कीजिए, मुद्दे पे टिकिए, मुद्दे पर डाइवर्ट मत कीजिए। अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों की कमियों को नहीं गिनवाया जाता। अपनी कमियों को कुमार अशोक जी गिनवाने के लिए दूसरों की कमियों को मत गिनवाने की कोशिश कीजिए। आपको मौका दिया, जनता ने मौका दिया, आपने धोखा दिया। पूरे तौर पर 15,300 स्कूल हमने डेवलप किए हैं। हमने पूरे तौर पर 2,70,000 बड़े विद्यालय बनाए हैं। आज की तारीख में आपको रिश्वत देने की जरूरत पड़ रही है, झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, जनता के साथ ये कहने की जरूरत पड़ रही है आपको फ्री में वैक्सीन देंगे। हमने जगह जगह निर्मला सीतारमन जी सड़कों का जाल बैठाया है, की वित्त मंत्री होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही है पूरा 23,000 करोड़ का बजट था। आज वो बजट 2,30,000 करोड़ का है। ये किस मुझे बात करेंगे? जनता पार्टी की चुनाव सभा 23,000 करोड़ के बजट को हमने 2,30,000 करोड़ किया है। हम पॉजिटिव बात करते हैं और ये भटकाने की बात करते हैं, ये लोगों को भटकाने की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बरसते हैं, ये षड्यंत्र करते हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले। हमने पूरे तौर पर विकास को मुद्दा बनाया है और विकास पे काम किया है। डेवलपमेंट किया है विकास का मुद्दा होता ना, अरे तो आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुद्दा होता, हमने कितने स्कूल अगर बनाए मुद्दा बताइए जरा, तो कितने स्कूल बनाए देने की हमने? जरूरत नहीं पड़ती आपको। कॉलेज बनाए हैं, आपको ये 29 आकलन मेडिकल लगाने कॉलेज की जरूरत बनाए नहीं हैं, पड़ती। स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी है, वहां कोई इस तरह कर रहा है। ओके थैंक यू, सबकी आवाज बंद कर दिया है और मनीष सिंह को लाया जाए। ओके थैंक यू। ओके ओके भाई मनीष सिंह जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। केवल मनीष सिंह जी, केवल मनीष सिंह की आवाज जाएगी। भाई अशोक जी प्लीज, अशोक जी शांत हो जाओ। अशोक जी शांत। ओके मनीष सिंघवी जी, आप मुझे बताओ, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोरोना किट स्कैम हुआ? आपको पता है हर गांव में कोरोना किट खरीदने में कलेक्टर, ग्राम प्रधान,
और कुछ इन्फ्लुएंसर पॉलिटिशियंस ने लूट लिया पैसा। जी। मतलब इससे ज्यादा निकृष्टता का काम कोई हो नहीं सकता कि जब आदमी सबसे बड़ी विपत्ति काल में हो उस वक्त उसके साथ भ्रष्टाचार हो जाए। यहां तो ये हुआ है ना। आप बताइए किसी पे कार्रवाई हुई आज तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इस कोरोना काल में पिछले सर वो सरकार ने नहीं किया है, अधिकारियों ने किया है। हाँ, ओके ओके। अधिकारी सरकार के ही तो अधिकारी सरकार किस पे उनकी जांच होगी, मनीष जेल भाई को जाएंगे। बोलने दो ना। कोई बचेगा नहीं, सब जेल हाँ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जाएंगे, वो तो हम देख रहे हैं। घर गिरवा देना। ओके, बोलिए अनिल। ऐसा है कि इस कोरोना काल का जो दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा उसमें जिस तरीके से 3000 और 4000 की किट 12-12 हजार में आई है और कुछ छोटे दर्जे के अधिकारियों पर जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कर और वो भी सस्पेंशन की कार्रवाई कर वो भी एक जगह पर हुई थी। 75 जिलों में एक, वहीं पर रोक दिया गया। खरीद कितनी हुई? 58,000 गाँव में। लेकिन वहीं पर कोई और उस पर कोई काम नहीं हुआ और मुझे लगता है उस पर होगा तो एक बहुत बड़ा घोटाला। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मनोज पांडे जैसे अपोजिशन के लीडर इस पर चुप क्यों हैं। मनीष जी बोलिए आप। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण यही है ब्रजेश जी कि जो ये मुद्दा बोलने वाला होता है इस पर सब चुप हो जाते हैं, जबकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। 3000 की किट 12,000 में ये एक मुश्किल समय है और इस मुश्किल समय में वो पैसा बड़ा महत्वपूर्ण था जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और आज एक बात और मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम वैक्सीन पर बात करने के लिए बैठे हैं और आने वाला वक्त और इतिहास इस बात को बताएगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे जब हम इस बीमारी को हल्के में ले रहे थे यार, हम वैक्सीन को मजाक में ले रहे थे और उसको एक मुद्दा बना रहे थे। ये आने वाला वक्त तय करेगा। जब आने वाला एक साल जुलाई, अगस्त, सितंबर की आप जब बात करते हैं तो आप ये भी सोचिए कि अगला 1.5 साल यानी लगभग 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे हो जाएगी। और क्या इतिहास हमें कभी माफ करेगा इस चीज के लिए? जब मैं और तुम में फंसे हुए हैं, हम जिन चीजों को गिना रहे बैठ के उनका क्या मतलब और क्या मकसद रह जाए? वैक्सीन लगेगी, बाद में किसको लगेगी? क्या इस बात का क्या मतलब है ब्रजेश जी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मोदी जी ने खुद ने कमिट किया था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी। बिहार का जीडीपी 11.50% है, 11.50%। इसको भी नोट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई मत करिए, नेताओं के झांसे में मत आइए। अभी कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन का कोई भी प्रोडक्शन लेवल नहीं है, अभी वो अध्ययन के स्तर पर है और अभी जानवरों पे ट्रायल चल रहा है या फिर क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 चल रहा है। अभी बहुत वक्त लगना है। कल आपने पद्मश्री डॉक्टर एम वली की भी बात सुनी, डॉक्टर सूर्यकांत की भी बात सुनी थी, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव की भी मैंने आपसे बात कराई थी, डॉक्टर DK गुप्ता से भी बात कराई थी और डॉक्टर नरेश त्रेहान से भी आपकी बात करा चुका हूँ। लिहाजा अभी आप बिल्कुल इस बात को लेकर मुतमईन रहें कि मास्क ही आपके लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन है। तो सभी राजनीतिक दलों से जो चुनाव में है उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया आप वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, कैसे बटेगी, क्या बटेगी, वो बात का विषय है। अभी आप एक काम करें कि आप जहां रैलियां करें वहां 10-20 हज़ार मास्क जरूर बांटा करें और उसमें चाहें तो आप अपनी पार्टी का सिंबल छपवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।